नमस्कार, मैं राजेंद्र जैन। मेरी आवाज सुनो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चेतन सिंह सोलंकी की, जो आईआईटी मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर सोलंकी ने एक सोलर बस तैयार की है और साल 2030 तक वे इसी सोलर बस से पूरे भारत में भ्रमण करेंगे और गांधी विचारधारा पर एनर्जी स्वराज की अलख जलाएंगे। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन IEEE ने इन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 बार इनका नाम दर्ज हुआ है। तो चलिए मिलते हैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी से, जिन्होंने विदेश में पीएचडी की डिग्री हासिल की और अनेक इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर आज पूरे भारत में सोलर एनर्जी के प्रति जागरूकता लाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। सोलंकी साहब, मेरी आवाज सुनो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं कि आपका ये आईआईटी तक का सफर किस प्रकार रहा। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं मध्य प्रदेश में। जब मैं अपने गांव का एड्रेस बताता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हूं। खरगोन जिले में एक झिरनिया तहसील है। झिरनिया तहसील में एक इगरिया पोस्ट है और इगरिया पोस्ट में एक नेमित गांव है। तो बहुत ही छोटा गांव है। अभी भी हमारे गांव में बस वगैरह नहीं जाती और तो उस जगह से हूँ। परंतु मेरे पिताजी ने मुझे मतलब तीसरी तक तो मैं गांव में ही पढ़ा था और उसके बाद इंदौर पढ़ने भेज दिया था। फिर इंदौर से पढ़ के आईआईटी बॉम्बे में मास्टर डिग्री करने के लिए गया। फिर उसके बाद यूरोप में पीएचडी करने के लिए गया सोलर ऊर्जा में। बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम भी किया। परंतु सोलर ऊर्जा मतलब ऐसी कुछ करना था ताकि मैं गांव के लोगों के काम आ सकूं। इसलिए फिर वो मैंने नौकरी छोड़ के फिर मैं रिसर्च करने गया, पीएचडी करने गया यूरोप से और 2004 में वापस आया। पीएचडी करने गया था तो मन में ये जरूर डर बना रहता था कि मैं जब एक बार विदेश जाऊंगा तो वापस आऊंगा कि नहीं। और मैं उसके लिए लगातार सोचता रहता था, प्रयास करता रहता था, आने का प्लानिंग करता रहता था, भारत वापस आने का। और ऐसा हो गया और मैं 2004 में आईआईटी बॉम्बे में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। सर, अपने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने में रिन्यूएबल एनर्जी जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। सर, आपका क्या कहना है इस पर? ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी जो गंभीरता है वो 99% लोग नहीं समझते। 99% लोग ग्लोबल वार्मिंग कितना गंभीर है इस समय और कितना हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, 99% लोगों को अनुभव नहीं है। और जो 1% लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं, उस 1% में से 99% लोग जो काम करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही कम मात्रा में इसको समझते हैं और काम हो रहा है। और इसको ठीक करने के लिए एक जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये सरकार की नीतियों से, पॉलिसी से, सब्सिडी प्रोग्राम से नहीं हो सकता और ये पूरे विश्व में नहीं हो सकता। सब देश में, सभी देशों में लोगों को जागृत होना पड़ेगा कि हम अपना ही कितना नुकसान कर चुके हैं और यदि हमें आने वाले समय में हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक मनुष्य का जीवन लगातार धरती पे बना रहे हैं तो हमें बहुत बड़े लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है। तो इसीलिए मैंने जो एनर्जी स्वराज यात्रा भी निकाली है। तो ग्लोबल वार्मिंग में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का योगदान होना चाहिए ऐसा नहीं है। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का उपयोग ही ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। अब देखो 1850 जब औद्योगिकरण चालू हुआ पूरे धरती पर अलग अलग देशों का, उसके पहले हमारा जीवन कैसे चलता था? 1850 के पहले हमारा जीवन 100% रिन्यूएबल पे चलता था। सोलर से, पवन से, इसी से तो चलता था। कितना? 100%। फिर हमने धीरे से कोयले का उपयोग करना चालू किया, फिर पेट्रोल डीजल का उपयोग करना चालू किया, फिर एलपीजी सीएनजी का उपयोग करना चालू किया
आज हम डाइवर्ट होते 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 इतने हो गए हैं कि हमारा 85% जीवन है इन साधनों पे चलता है। और चूंकि इतना हम कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी का उपयोग करते हैं, 85% इन साधनों पे चलता है, तो फिर क्लाइमेट चेंज होगा ही, क्योंकि इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? सॉल्यूशन सिंपल है। जो 1850 के पहले जो हमारा जीवन चलता था 100% रिन्यूएबल पे, फिर से जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, हमें हमारा जीवन फिर से 100% रिन्यूएबल पे जाना पड़ेगा। सूरज की ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे, पानी की ऊर्जा पे जाना ही पड़ेगा। यह हमारी चॉइस नहीं है, हम चाहे या नहीं चाहे ऐसा नहीं, ये हमारी जरूरत है। ये समझने की जरूरत है, हमें 100% सोलर एनर्जी पे ही जाना पड़ेगा, ये हमारी जरूरत है। सर, आपके पास में 4 यूएस पेटेंट भी है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या है ये? वेल, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो जिस टेक्नोलॉजी पर मैंने काम किया था कि कैसे सोलर सेल को और सस्ता बनाया जाए, सोलर मॉड्यूल को और सस्ता बनाया जाए, उस पर जो काम कर रहा था, तो उस पर ये पेटेंट है। और ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, और आज सोलर इतना सस्ता हो गया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज भी अब कई लोग बोलते हैं ना कि सोलर बहुत महंगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको पता है सोलर की जो बिजली है भारत सरकार 2 रुपए, ढाई रुपए में खरीदती है, जबकि हमारे जो घरों में जो बिजली आती है वो 5.5 रुपए, 6 रुपए में आती है शहरों में। तो सोलर तो 2.5 रुपए में। जो इंडस्ट्री क्षेत्रों में बिजली जाती है, औद्योगिक क्षेत्रों में, वो 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए में जाती है। तो सोलर की बिजली तो 2.5 रुपए, 3, 3.5 रुपए में बना सकते हैं। तो सोलर ऑलरेडी सस्ता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैंने कहा ना, सोलर को अपनाना हमारी पसंद नहीं हो सकता कि मुझे सस्ता इसलिए अपना लूं, मुझे ऐसा इसलिए अपना लूं। नहीं, सोलर को अपनाना हमारी जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। सर, ये सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाली बस का आपके मन में किस तरह ख्याल आया, और इसे मूर्त रूप देने के लिए आपके क्या प्रयास रहे? जैसे मैंने कहा ना कि 99% लोग तो समझते नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कितना कितना खतरनाक हो चुका है, और उसमें से जो 1% समझते हैं उसमें से 99% कुछ प्रयास नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे कि हमने पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। पूरे देशों ने मिलकर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, 181 देशों ने मिलकर, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन कम करेंगे। ऐसा 2015 में किया था। परंतु कम होने के बजाय क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं, अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि हम जो प्रयास कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बाढ़ बढ़ेगी, सूखा बढ़ेगा, जंगलों में आग बढ़ेगी, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे बर्फ पिघले के खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, बीमारियां तेजी से बढ़ेगी, फसलों में उत्पादन कम होने लगेगा। ये सब उसके साइड इफेक्ट हैं। तो हमें इसको बहुत बड़े लेवल पे प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगा कि ये सरकारें जो कर रही है दुनिया भर में, मैं 2018-19 में विश्व यात्रा पे भी गया था, मैंने करीब 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की। पर यह समझ में आया कि सारे दुनिया के सारे देश जो भी कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है। और चूंकि ये हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, चूंकि हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है, और एनर्जी का उपयोग मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल का उपयोग जाने अनजाने हम करते ही हैं। हम यदि कंघी भी खरीदते हैं तो उसमें एनर्जी का उपयोग हुआ है, तो कहीं से हम उसके जिम्मेदार हैं। हम ब्रश खरीदते हैं तो एनर्जी का उपयोग हुआ है, हम उसके जिम्मेदार हैं। तो जाने अनजाने हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है। और चूंकि हर व्यक्ति जिम्मेदार है तो हर व्यक्ति को उसको ठीक करने का प्रयास भी करना चाहिए। किसी और के लिए नहीं, किसी और की भलाई के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने ही बच्चों के लिए सुखद जीवन छोड़े। वरना हमने नहीं किया तो जो विषम परिस्थितियां पैदा हो रही जलवायु के कारण, उसका भुगतान हमारे बच्चे करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां करेगी। तो सिर्फ अपने बच्चों को यदि सच में आशीर्वाद देना चाहते हो, अपने बच्चों को यदि सच में प्रेम करना चाहते हो, इसलिए सब लोगों को करना चाहिए। तो सब लोगों को करना चाहिए, तो कैसे सब लोग करेंगे, कैसे उन तक जाया जाए, कैसे चेतना फैलाई जाए, कैसे व्यक्ति आगे आके पॉलिसी से ऊपर उठ के, सब्सिडी से ऊपर उठ के खुद प्रयास करना चालू करे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज यदि गांधी जी होते तो क्या करते, कैसे जन आंदोलन खड़ा करते, क्या लोगों के बीच कैसे आते। तो गांधी जी तो उस समय उन्होंने दांडी मार्च किया था तो पैदल गए थे, परंतु आज समस्या बहुत बड़ी है, आज पूरे विश्व की समस्या है। उस समय तो भारत को आजाद होना था, आज पूरे विश्व को एक तरह से जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, इससे मुक्ति चाहिए, आजाद चाहिए।
तो इसलिए फिर मैंने बस के बारे में सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बस बनाई जाए जिसमें रहा भी जा सके, लगातार लोगों के बीच रहना चाहिए तो रहा भी जा सके। और उसका उदाहरण सबसे बढ़िया सोलर का होगा। तो मेरी जो बस में सोलर से खाना बनता है, यहाँ पे जो कंप्यूटर है, लाइट, पंखा वगैरह, टीवी सब सोलर पे चलता है। इसके छत पे सोलर पैनल लगे हैं। हाँ, इसके जो इंजन है वो सोलर पे नहीं चलता है। उस समय हमारे पास इतना फंड भी नहीं था और इतना डिस्टेंस भी कवर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इंजन सोलर पे नहीं चलता, बाकी जो सारी जरूरतें सोलर पे पूरी होती है। तो क्या सर आप बस के इंजन को हम सोलर एनर्जी एनर्जी से चला सकें, ऐसी कोई संभावना आपको दिख रही है सर? नहीं, बिल्कुल दिख रही है। और कई सारी बसें हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आई गई है। अब बात इतनी है कि वो उनकी बैटरी बड़ी होती है, तो हमें बड़े पैनल की आवश्यकता होगी। तो हमने कैलकुलेशन किया था, हमारे पास जैसे मैंने कहा फंड भी नहीं था, यदि फंड होगा तो हम जरूर इस बस को भी सोलर पे चला सकते हैं। हाँ, ये रोज 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर नहीं चल सकती, क्योंकि जितनी ऊर्जा पैदा होगी उतना ही चल सकती। तो लगभग 30 किलोमीटर तो ये बस सोलर पे प्रतिदिन चल सकती है। तो जो छत है इससे पर्याप्त काम नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके साइड में हम कैसे बस के पैनल लगाएं, और जहां बस खड़ी है तो पैनल को खोल दिया जाए, तो ज्यादा एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। या कहीं सोलर का चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, तो वहां पे बस को चार्ज कर सकते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो बिजली से चलने वाली कारें हैं, तो आ ही रही है, बसें भी हैं, ऑलरेडी चलती भी हैं, तो हमें सिर्फ उसको सोलर पे चार्ज करना है। और बहुत ज्यादा नहीं, पर चल तो जरूर सकती है, आज भी चल सकती है। तो सर अगर कभी धूप नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये बसें फिर ऐसा नहीं हो कहीं बीच में ही रुक जाए, या इसके और क्या हो सकता है? देखिए, जब धूप नहीं होता है तो ऑफ कोर्स धूप नहीं होता मतलब लाइट तो आ रही है, इसलिए अंधेरा नहीं होता, तो कम लाइट आ रही है ऐसे ही मान सकते हैं। तो कम हो जाती है जब धूप नहीं होती, बादल हो जाते हैं। तो कितना कम हो जाता है, तो बारिश के दिनों में जो सोलर रेडिएशन आता है वो डिपेंड करता है क्लाउड कंडीशन क्या है, परंतु 20-30% कम होता है। बहुत ज्यादा घने बादल हो तो फिर 50-60-70% कम होता है। तो उस समय बस कम चलेगी या नहीं चलेगी, या घर पे नहीं चलेगा। जैसे मैं जहां पर हूँ, यहाँ पर बहुत बिजली की कटौती होती है ना, पावर चली जाती है, आती नहीं है 2-2 घंटे तक। तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। परंतु पता नहीं क्यों जब सोलर की बात आती तो बड़े परेशान होते। बारिश में क्या होगा, अरे जब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिजली नहीं आता या पावर कट होता तो क्या होता है, मर नहीं जाते ना लोग। तो उसमें भी नहीं होगा, जहाँ काम चलता रहेगा। इतना परेशान क्यों होते? सोलर में अचानक बहुत लोग चौकन्ने हो जाते कि अरे बादल हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा, जीवन चलता है। मेरी बस 6 महीने से चली रही ना, मेरे को कभी बिजली की कमी नहीं हुई। मेरा एक स्कूल बनाया हमने मध्य प्रदेश में, खरगोन जिले में, 14 एकड़ का स्कूल है, एजुकेशन पार्क के नाम से। और 2010 में बना था। तब से आज तक हमने वहां बिजली कनेक्शन नहीं लिया। सोलर पे चलता है, 100% चलता है। तो 10 साल पहले कर सकते, तो आज तो बहुत ज्यादा संभव है, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली कोई दिक्कत, डेफिनेटली चल सकता है। तो सोलंकी साहब, कभी मान लीजिए रास्ते में कभी जैसे आंधियां चलती है या कभी ओले भी पड़ते हैं, तो इससे सोलर प्लेट के या सोलर सौर सेल के कोई डैमेज होने का भी कोई चांसेस रहते हैं क्या? ऐसे भी पैनल आते हैं जो ओला गिरने से नुकसान ना हो, कई सारे क्षेत्रों में होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल पैनल होते हैं। जो उसका रेजिस्टेंस होता है, इतने स्पीड तक ओले गिरे तो भी वो झेल जाएगा। क्योंकि जो ग्लास होता है, बस ये जो पैनल के ऊपर का, ये टफन्ड ग्लास होता है, नॉर्मल आसानी से टूटता नहीं है। कई लोगों को लगता है बंदर कूदेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारी जो कार या उसके कांच होते हैं ना, कितने कार ऐसे ऊपर नीचे होती है, गड्ढे में जाती है, पर कांच को कुछ नहीं होता है, क्योंकि टफन्ड ग्लास होता है, मजबूत होता है। तो एक पर्टिकुलर स्पीड के ओले भी गिरे तो नुकसान नहीं होगा। तो सोलंकी साहब, जैसे अभी शायद मेरे ख्याल से आप अपनी सोलर बस में ही होंगे। बस में ही बैठा हूँ। अभी ये जो अपना आप जो मीटिंग कर रहे हैं या बाकी जो आप एक्टिविटी जो करते हैं, ये सारी इस बस से ही कर रहे हैं क्या? हाँ, ये बस नहीं है, मतलब इसको, ये मेरा घर है। आपको शायद पता नहीं है कि मेरी 11 साल की प्रतिज्ञा है कि मैं घर नहीं जाऊंगा 11 साल तक, और मैं बस में रह के ही भारत देश के अलग अलग जगह कई बार ये चक्कर लगा के एक जन आंदोलन खड़ा करना है। तो ये बस तो मेरा ऑफिस है, ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है और बाथरूम है, तो मेरे सारे काम बस से ही होते हैं।
अभी भी मैं बस में ही बैठा हूँ। तो सर ये जो आपने सोलर एनर्जी स्वराज यात्रा जो आ रहा है, आपने जो अभियान चला रखा है, इस अभियान के बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानकारी दीजिए, ताकि लोग सुनना जानना चाहते हैं कि आखिर में है क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इनके। मैंने जैसे बताया ना कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो चुका है वो इतना खतरनाक है कि मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व को ही खतरा बनता जा रहा है। और क्या ये संभव है कि मनुष्य प्रजाति नहीं रहे धरती पे? हाँ संभव है। हम कहते हैं ना, एक जमाने में डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है। तो इतना बड़ा बदलाव है कि मनुष्य प्रजाति के अस्तित्व को ही खतरा बनता है। इसके बड़े प्रश्न हैं। अभी दलाई लामा ने लास्ट ईयर बोला था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब समझने लगे हैं कि मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व ही खतरे में है, और सिर्फ ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिन कारणों से जलवायु परिवर्तन हुआ है उन कारणों को छोड़ना पड़ेगा। किन कारणों से हुआ है? तो कोयला उपयोग करने से, पेट्रोल डीजल से उपयोग करने से, एलपीजी का उपयोग खाना बनाने घर में करते हैं, तो हम उन कारणों से होता है, तो ये सबको छोड़ना पड़ेगा। और अत्यधिक जो हम सामान उपयोग करते हैं, गांधी जी कहते थे ना, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लालच के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि धरती तो सीमित है ना, हम धरती को खींचतान के बड़ा नहीं कर सकते। धरती पे पानी सीमित है, धरती पे मिट्टी सीमित है, धरती पे जंगल सीमित है, धरती पे खनिज पदार्थ सीमित है। तो इसका मतलब क्या? हमारी जरूरतें सीमित होना चाहिए, हमारा सीमा हो, कितना कमाएं, कितना उपयोग करें, कितना खर्च करें, उसकी सीमा होना चाहिए। कितना पानी उपयोग करें, उसकी सीमा होना चाहिए। क्या हमारे जीवन में ऐसा है? नहीं है। हमारा देश और पूरे देशों का जीडीपी तो लगातार बढ़ते जा रहा है, और हम हर सरकार ये प्रयास करती है कि जीडीपी बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्या हमेशा हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे और बड़ी फैक्ट्री लगे और बड़ा हो? क्या हमेशा ऐसा संभव है? नहीं। हम जो भी लेते हैं धरती से लेते हैं, और चूंकि धरती ही सीमित है तो काम की सीमा होना चाहिए ना, प्रगति की सीमा होना चाहिए ना, उपयोग की सीमा होना चाहिए ना। और ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि जो हम करते हैं हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं हमेशा लोगों से प्रश्न करता हूं कि जो आधुनिकता है, यह आधुनिकता है कि आधुनिक मनुष्य की मूर्खता है? देखो, यदि हम मूर्ख नहीं होते तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि अच्छा बताओ, जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे 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 ज्यादा जरूरी क्या है? तो लोग बोलते हैं माँ बाप जरूरी है, पैसा जरूरी है, नौकरी जरूरी है, खेत जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी है। तो मैं लोगों को बोलता, अच्छा 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी नाक बंद करता हूँ, 2 मिनट के लिए नाक बंद करता हूँ, फिर बताना सबसे जरूरी क्या चीज है। तो सबसे जरूरी पैसा, माँ बाप नहीं, हवा है। इसके बिना 1-2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो हमने हवा को बचाने के लिए कुछ काम किया है? नहीं। क्या हम हवा को खराब करने के लिए कुछ करते हैं? तो दिन रात मेहनत करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमारी हवा, जिसके बिना हम 1-2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, उसी हवा को खराब कर देना, ये क्या समझदारी है कि मूर्खता है? हमारा पानी, जिसके बिना हम 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते बिना पानी पिए। आज देखो, पवित्र से पवित्र नदियां हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, आप जाके 1 गिलास पानी नहीं पी सकते। तो जो हमारे जीवन का आधार है, हवा, पानी, मिट्टी, जमीन, नदी, जंगल, ये सबकी हालत खराब है। एक कोई, आप बताइए, एक कोई ऐसा तत्व है प्रकृति का जो अपनी साबुत स्थिति में है? नहीं है। अच्छा, क्या इनके बिना जीवन चल सकता है? नहीं। नहीं। तो हम जो आधुनिकता बोलते हैं, आधुनिकता है कि मूर्खता है? आपके सारे दर्शक हैं, इसका जरूर जवाब दें। और बोलने में शर्म आएगी कि नहीं ये तो मूर्खता है, तो मन में कम से कम इसकी चिंता करें और कल्पना करें कि मूर्खता। तो मूर्ख कौन है? हमारी मूर्खता है, तो मूर्ख कौन है? तो जब हम देखेंगे, बैठ के सोचेंगे शांति से, तो पता चलेगा मैं ही तो वो मूर्ख हूं जिसने सब गड़बड़ किया है। यदि हम सामानों का उपयोग करते हैं, हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं, हम सीमेंट का उपयोग करते हैं, हम प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, हम यूरिया का उपयोग करते हैं, हम गाड़ियों का उपयोग करते हैं, इसका मतलब है हम सब इसका क्लाइमेट चेंज का या जलवायु को बिगाड़ने में हम सबका योगदान है।
तो ये इतनी गंभीर समस्या है, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व को खतरा बनता जा रहा है। भाई पानी, मिट्टी, हवा, जमीन, जंगल यही नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे? इसलिए जनता जागे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो नेता होते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो नहीं बता रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। पर हमारा अनुभव तो कह ही रहा है ना, सीजन तो बदल ही गया है ना। बारिश के समय ठीक से बारिश नहीं, ठंड के समय ठीक से ठंड नहीं, गर्मी के समय बहुत गर्मी, गर्मी की लहरें चल रही है। ओले गिरे तो बहुत गिर गए, पानी गिरा तो इतना गिर, बाढ़ आ गई। तो ये तो हमारे सामने हो ही रहा है ना। तो हम बाकी के नहीं, पर अपने अनुभव से तो समझें और सीखें कि गड़बड़ है, और छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़े लेवल की गड़बड़। तो जो मेरी यात्रा का मेन उद्देश्य है कि ये दुनिया में गड़बड़ है, और गड़बड़ करने वाले हम खुद हैं, और सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा ही हो सकता है। ये समझ में आ जाए और करोड़ों लोगों को समझ में आ जाए, और भारत, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लोगों को समझ में आ जाए, और हम जल्दी से एक्शन लें। इसलिए मैंने यात्रा चालू की। ये इस तरह से एक जन चेतना हो, जन आंदोलन बने, लोग समझें और खुद से अपने बच्चों को प्रेम के प्रति, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के खातिर ये सब करें। इसलिए इस तरह की ये संकल्प लिया है 11 साल बस में रहने का, और इसीलिए ये यात्रा भी चालू की। तो सोलंकी साहब, अभी आप कितने साल तक इस बस में आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहेंगे? आपका कोई कोई लक्ष्य बना रखा है? हाँ, मैंने कहा ना 11 साल, तो 2030 तक, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो दुनिया के, उनका भी टारगेट है। और जन आंदोलन खड़ा करना है तो 1-2-4 साल में तो नहीं हो सकता, तो कम से कम 1 दशक तो खर्च करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। तो अब ये 2020 में यात्रा चालू हुई थी और 2030 तक चलती रहेगी। तो सर, क्या ये 2030 तक क्या लगातार आप बस में ही रहेंगे, या कभी कभी बीच में अपने घर भी जाने की आपकी से सोच सकते हैं? नहीं, मेरा जो संकल्प है कि मैं बिना घर जाए, अब मैं 2030 के बाद ही घर जाऊंगा, तो मैं तो घर नहीं जाता, पर हाँ, मेरा घर बस में जरूर आ सकता है। तो जब भी ऐसा मौका मिलता है तो पत्नी और बच्चे बस में मिलने आ जाते हैं। कल ही बॉम्बे से मिलने आए वो लोग, तो वो आ जाते हैं मिलने। पर मैं 2030 के बाद ही घर जाऊंगा। 2030 के बाद ही आप घर जाने की सोचेंगे, उससे पहले नहीं? ये तो सर आपका ये बिल्कुल गांधी जी का जो आंदोलन था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपने ये एनर्जी, एक आंदोलन चला रखा है। मैंने कहा ना, उसके बिना काम होगा भी नहीं, वरना जो प्रयास हो रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, और जिस तरीके से जिस गति से वातावरण बिगड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। तो एक एक जन आंदोलन का ही रूप इसको देना पड़ेगा, और मेरा छोटा सा प्रयास है, देखते हैं क्या होता है। सर, आपने कोई किसी टॉक सेशन में एएमजी की भी कुछ शायद ऐसी बातें शायद आपने कही थी, शायद अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट, ऐसे शायद उसका कुछ इसी तरह से कुछ था। तो आप इसके बारे में अभी कुछ बताइए। देखिए, मतलब ये बहुत सरल है। मैं नियम है जो हमारा AMG, अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट। तो मैं कहता हूं कि हमारा मिशन है कि हम 100% सोलर पे जाएं, है ना। जलवायु परिवर्तन होने के लिए 100% हमारा जीवन सोलर पे चले, परंतु 100% जीवन सोलर पे चले उसके भी नियम होना चाहिए। अंधाधुंध किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, सोलर ऊर्जा का उपयोग भी अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या गाइड है, वरना हमारे देश में कहावत है ना, 900 छुए खा के बिल्ली हज को चली। बहुत सारा सोलर उपयोग कर लिया, प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया, और फिर बोले मैंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि सोलर ऊर्जा का उपयोग किया। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। कम हो सकता है परंतु जीरो नहीं होता, है ना। तो आप कोयले की बिजली का उपयोग करेंगे तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, परंतु यदि हम सोलर की बिजली का उपयोग करेंगे तो कम साइड इफेक्ट होंगे, जीरो नहीं होंगे। एलोपैथिक दवाई खाएंगे तो बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, आयुर्वेदिक खाएंगे तो नहीं होगा, कम जरूर होगा पर जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेदिक दवाई खा के जीवन जियो, नहीं। बेस्ट तरीका है बिना दवाई खाए जीवन, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई के भी अपने इफेक्ट होंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम सोलर का उपयोग भी करें तो सोच समझ के करना चाहिए, कम से कम। तो उसका क्या नियम है, AMG नियम का पालन करें। क्या करें, पहला नियम है अवॉइड करें एनर्जी का उपयोग, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, भले ही सोलर एनर्जी क्यों ना, अवॉइड करें। सोलर एनर्जी तो भी अवॉइड करें यदि कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि सोलर ऊर्जा को, सोलर पैनल को बनाने में भी तो एनर्जी लगी, उसके भी तो साइड है, उसके लिए भी तो आपको खदान खोदना है, उसके लिए भी तो सिलिकॉन निकालना है, उसके लिए भी तो सोलर सेल बनाना है, उसके लिए आपको ग्लास बनाना है, उसके लिए उसकी फ्रेम बनाना है, उसके लिए वायर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब काम होंगे ना, तो ये सबका साइड इफेक्ट होगा ना, जीरो नहीं होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, सोलर ऊर्जा का भी उपयोग मत करो। हाँ, डायरेक्ट कपड़े सुखाना अलग बात है, पर पैनल के द्वारा पैदा करना अलग बात है। तो डायरेक्ट आप जितनी कर सकते हो उतना करो। तो क्या क्या करना चाहिए, तो क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, बिना उसके हम काम चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रिज हम जो घर में उपयोग करते हैं अवॉइड किया जा सकता है। मैं जिस गांव से आता हूँ, आज भी उस गांव में करीब 2-4 लोगों के घर में फ्रिज होगा, ज्यादा नहीं होगा, परंतु गांव में सबके यहाँ गाय होती है, भैंस होती है, दूध होता है। तो क्या उनका दूध खराब होता है? तो भाई फ्रिज में सबसे ज्यादा खराब होने वाला आइटम क्या होता है? दूध होता है। तो गांव में दूध गर्म कर लो 2 बार तो बच जाता है। तो यदि हमने दूध को बचा लिया, जो कि सबसे ज्यादा खराब होने वाला आइटम है, यदि हमने दूध को बचा लिया, तो फिर बाकी फ्रिज में रखने लायक बचता क्या है? सब्जी फ्रेश खाना चाहिए। डॉक्टर लोग बोलते हैं, वैद्य लोग बोलते हैं, ताजा खाना खाओ, ताजा बनाओ, सब्जी ताजा खाओ, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो यदि हम मन तामसिक खाएंगे, ठंडा खाएंगे, गर्म करके खाएंगे, बासी खाएंगे, तो मन भी तो वैसा होगा। मन वैसा होगा तो काम भी तो वैसे ही करेगा, डल रहेगा, नकारात्मक रहेगा, नेगेटिव रहेगा, लो एनर्जी में रहेगा। तो ऐसा काम क्यों करना, ताजा खाओ ना। इसका मतलब क्या है, हम फ्रिज का उपयोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो मेरे घर में IIT बॉम्बे में 2.5 साल से फ्रिज नहीं, बिना फ्रिज के रहते हैं। तो कई लोग बोलते हैं सर बिना फ्रिज के कैसे रहते हो? तो मैं बोलता हूँ भाई साहब, 20-30 साल पहले आप भी तो बिना फ्रिज के रहते थे, अभी अभी तो बिगड़े हो नहीं। अभी अभी तो हम बिगड़े हैं कि हमको ये सब की जरूरत है, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इसके पहले हमारा जीवन चलता था। तो जो चीजें हम बिना जिसके जीवन यदि कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। एसी के बिना रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एसी का उपयोग करने से, एक उदाहरण देता हूं, 1 घंटा आपने एसी का उपयोग किया तो 1 यूनिट बिजली का उपयोग लगभग हो जाता है 1 घंटे के उपयोग में। 1 घंटा उपयोग करने से 1 यूनिट बिजली का उपयोग होता है, और 1 यूनिट बिजली का उपयोग करने से 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये जो 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वातावरण में जाएगी, और जब तक वातावरण में रहेगी तब तक ये गर्मी पैदा करने का काम करेगी, क्योंकि वही उसका लक्षण है, वही गुण है। तो कितने साल तक आपकी जो आज की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई, कितने साल तक रहेगी? वातावरण में 200, 300, 400 साल रहती है। इसका मतलब क्या है, 1 घंटा एसी चलाने का जो 1 घंटा एसी चलाने से जो सुख होता है, उसके कारण जो भुगतना पड़ता है, वो कितने साल तक भुगतना पड़ेगा? 200, 300, 400 साल। अब बताओ इसमें क्या समझदारी है? इसका मतलब है एसी का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे जीवन में कई सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। गीजर का उपयोग आजकल बहुत शहरों में बटन दबा है, पानी गर्म। ये बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता है, क्योंकि उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी 200-300 साल तक तुमको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कई सारी जीवन में होगी जो बिना उसके रह सकते हैं। भाई पानी गर्म करना तो पहले गैस पे गर्म करो, तो मेहनत करो थोड़ी तो कम होगा, नहीं तो गैस वहां पे बाथरूम में गए, गीजर का बटन चालू किया, चल रहा है चल रहा है, आपको तो भान ही नहीं कि कितना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए पहला नियम क्या, अवॉइड करो। कितना अवॉइड करना चाहिए? 1/3 हमारी जो जरूरत है उसको अवॉइड कर देना चाहिए, 1/3 कम से कम। और बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए। मेरे घर में गीजर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, अपना फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, टीवी भी हमने 1.5-2 साल से बंद कर दिया है, बच्चे भी नहीं देखते टीवी। तो ये अवॉइड कर सकते हैं, इतना सारा नहीं तो कुछ तो अवॉइड कर सकते हैं। 1/3 करना चाहिए। दूसरा नियम क्या है, AMG का एम, मिनिमाइज करें। अपनी जरूरतों को मिनिमाइज करें, मतलब करना तो है, रात में लाइट तो चाहिए है ना, अपना पंखा है तो चलाना है, शरीर को एकदम तकलीफ नहीं दे सकते, मोबाइल है तो चार्ज करना है, कंप्यूटर है तो चार्ज करना है। तो क्या करना चाहिए, कम से कम एनर्जी में चलने वाले उपकरण का उपयोग करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे उपकरण आ गए। LED कितनी कम बिजली लेता है, तो LED का उपयोग करना चाहिए सब दूर। वैसे ही पंखे आ गए, BLDC पंखे आ गए, जो 1/3 मतलब आधे से कम बिजली में चल जाता है, तो आधे से कम बिजली वाला उपयोग करना चाहिए। ऐसे फ्रिज का उपयोग करना है तो बहुत बड़ा फ्रिज न लें, वरना जो ज्यादा पैसे वाले लोग करते हैं वो क्या करते हैं, 3 दरवाजे 4-4 दरवाजे वाला फ्रिज।
मुझे लगता है कि लोग फ्रिज में ही अपना कमरा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। भाई इतना बड़ा क्यों? जो तुम्हारे बहुत जरूरी आइटम है उसको छोटा फ्रिज ले लो, 150 लीटर का, 250 लीटर का। 5 स्टार फ्रिज ले लो, 5 स्टार रेटेड होता है, कम बिजली लेता है, तो कम से कम में काम चलाओ। एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा जरूरी है तो छोटी सी जगह को ठंडा करो। इतना बड़ा बड़ा घर बना के, इतने बड़े बड़े रूम बना के ठंडा मत करो, छोटा करो, कम करो, 5 स्टार रेटेड एसी का उपयोग करो। तो कम से कम एनर्जी में अच्छे उपकरण, कम से कम एनर्जी में काम करने वाले उपकरण लेना चाहिए। तो उसको बोलते हैं मिनिमाइज करो, अपनी जरूरतों को मिनिमाइज करो। कितना कर सकते हैं? 1/3। 1/3 तो अवॉइड ही कर दो, उपयोगी मत करो। 1/3 जरूरतों को अच्छे उपकरण से कम कर लो, तो बचा कितना? 1/3 हटा दिया अवॉइड में, 1/3 मिनिमाइज में, तो बचा कितना? 1/3 बचा। तो 1/3 जनरेट करना है। पैसे वाले हो तो खूब घर में बहुत सारा सोलर लगा लिया तो अच्छा काम नहीं हुआ, साइड इफेक्ट जरूर है उसके। तो जनरेट कितना करना है? 1/3। जब आपकी जरूरत ही 1/3 बची तो आपको सरकार की याद नहीं आएगी, ना आपको सब्सिडी की जरूरत है, ना आपको पॉलिसी की जरूरत है। आप आराम से अपना बिजली कनेक्शन कटवा सकते हैं, गर्व के साथ कटवा सकते हैं। आपको यह गर्व होना चाहिए कि मेरे घर में जो बिजली आती है उसके कारण कोयले, उसके कारण प्रदूषण नहीं होता। मैं पॉल्यूशन का मैं हिस्सेदार नहीं हूं, पॉल्यूशन का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं सॉल्यूशन का जिम्मेदार हूं। मैं पॉल्यूशन नहीं करता, मैं सॉल्यूशन देता हूं, और ये अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। तो 1/3 1/3 1/3 सिंपल है, अवॉइड, मिनिमाइज और जनरेट। जब ऐसा करेंगे तो हम सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हर घर आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा, एनर्जी सोर्स आ जाएगा। देश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश को बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। किसानों को और बाकियों को तो होश ही नहीं कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है। एक किसान का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है 5 HP का मशीन का, वो 3,500 रुपए देती है। मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, बाकी जगह अलग हो सकता है। 3,500 रुपए, पर वो 3,500 तो किसान देता है, पर गवर्नमेंट कितना देती है? 48,000 रुपए। कितना ज्यादा सब्सिडी। अच्छा, उसके कारण दुरुपयोग होता है, पानी का लेवल नीचे आ रहा है, पता ही नहीं कितना पानी दिए जा रहे हैं, बंद करने कौन जाएगा? तो जाने अनजाने में अपना ही बड़ा नुकसान करते हैं। ये फ्री की चीजों का लिख के उपयोग कर नुकसान करते हैं। अच्छा, जिस दिन हम बिजली कनेक्शन कटवा देंगे घर की, उस दिन हमें पता है कि कितनी पैदा होती है, उतनी ही उपयोग करेंगे। भाई जितनी तुम्हारी तनख्वाह उतना ही खर्चा करोगे ना। तनख्वाह से ज्यादा खर्चा करोगे तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर चला लोगे इधर उधर से मांग के, खत्म। परंतु यदि तुम्हें जीवन को सफलतापूर्वक चलाना है तो जितनी कमाई उतना खर्चा, तो जितना संसाधन उतना ही खर्चा करना चाहिए। जितनी हमारी घर में बिजली बने उतना ही पैदा, तब जाके जीवन प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के साथ में चलेगा। वरना ये जो हम मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं आधुनिक मनुष्य, वो हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो AMG नियम का पालन करना चाहिए। AMG नियम का पालन नहीं करते तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? OMG, ओ माई गॉड, सोलर कितना महंगा है, ओ माई गॉड, छत पे जगह नहीं है, ओ माई गॉड, ऐसा है वैसा है, सब्सिडी नहीं है। सारे बहाने याद आएंगे यदि AMG नियम का पालन नहीं किया। और यदि AMG नियम का पालन किया तो बढ़िया है, आत्मनिर्भर करो, गर्व से कहो, और अपने बच्चों को कर सकते हो, बोल सकते हो छाती ठोक के, मैंने तुम्हारे लिए जैसा जीवन पाया था वैसा ही छोड़ के गया। आज हम पालक बोल सकते हैं क्या? आज के पहले 30 साल के पहले जो नदियों की हालत थी आज है क्या? 30 साल पहले हवा की जो हालत थी आज है क्या? 30 साल पहले जो जंगल होते थे आज है क्या? मतलब हम जो पालक हैं ये तो अपने बच्चों का चुरा चुरा के उनका इतना नुकसान कर बैठे। मुझे लगता है कि यदि आज के बच्चों को ये समझ में आने लगी कि ये सब बिगाड़ने का काम तुमने और मैंने किया, जो लोग 30 साल जीवन बिता चुके हैं धरती पे उन लोगों ने किया है, तो क्या अपने पालकों से प्रेम करेंगे? गुस्सा नहीं आएगा? यदि आज मैं बच्चा होता और मुझे पता होता कि मेरे पिताजी और उनके सब समकक्ष लोगों के कारण इतना नदी खराब हो गया कि जाके डुबकी नहीं लगा सकते, जाके एक गिलास पानी नहीं पी सकते, तो गुस्सा आएगा। भाई 30 साल पहले तो हम करते थे, मैं माँ के साथ जाता था नदी पे, हम मटका भर के लाते थे और सीधे पीते थे, उसमें तो फिल्टर भी नहीं लगाते थे। आज तो इलेक्ट्रिक फिल्टर और ये फिल्टर और वो फिल्टर और एक्वागार्ड, भगवान जाने क्या क्या। कैसा कठिन जीवन बना लिया अपन ने, इसका एहसास होना चाहिए, लोग जागे। मेरी बस में आपको बताना चाहूंगा कि एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। जहां से वो ड्राइवर पैर रखता है ना, तो पैर रखने की जगह थी, एक दिन में घोंसला बनाया। आज मनुष्य इतना आधुनिक हो गया है कि हम चांद पे जा सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं।
तो आधुनिक होने के साथ हमारा जीवन सरल हुआ है कि कठिन हुआ है? चिड़िया एक दिन में घोंसला बनाती है, चूहा एक दो दिन में बिल खोद लेता है। मनुष्य को कितने दिन लगते हैं घर बनाने में? शहरों में 20-20 साल तक लोग ईएमआई चुकाते हैं, बैंक का किस्तें चुकाते रहते हैं। तो जो विज्ञान ने प्रगति की है, जो टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, जो मनुष्य ने प्रगति की है, उससे जीवन सरल हुआ है कि कठिन हुआ है? पहले तो ये समझे, और यदि कठिन हुआ है तो वो रास्ता छोड़े, गलत रास्ते पे हो, ठीक रास्ते पे आओ, तब जाके जीवन में आनंद आएगा। नहीं तो जीडीपी बढ़ रही है, इनकम तो बढ़ रही है, परंतु चेहरे की स्माइल नहीं बढ़ रही, डिप्रेशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, हाँ, सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं, डाइवोर्स के रेट बढ़ रहे हैं। तो भाई इतना विज्ञान डेवलप किया, इतना पैसा बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? कि मनुष्य प्रसन्न रहे, सुख सुविधा से रहे, खुश रहे। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब दुनिया में बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुंबईया भाषा में इसको क्या बोलते हैं जैन जी? इसको बोलते हैं दुनिया में बहुत बड़ा लोचा है। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा होता तो ऐसा थोड़ी कर रहे होते हम, उल्टा ही काम तो कर रहे, अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे। तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम सब आपके सारे दर्शक इस बात को सोचे समझे और जाग जाएं आज ही। तो सोलंकी साहब, आपने जो एएमजी का जो आपने बताया कि 1/3 पार्ट जो जनरेट का जो पार्ट है, उसको आम आदमी किस तरह से एडॉप्ट कर सकता है, किस तरह से उसको पूरा कर सकता है? क्योंकि बड़े शहरों में छोटे छोटे फ्लैट होते हैं और वहां से फिर एनर्जी जनरेट किस तरह से की जा सकती है? देखो, कोई आदमी एक पैर पे खड़ा हो जाए और बोले कि आप मुझे बताओ कि मैं 40 की रफ्तार से कैसे दौड़ूं। भाई एक पैर पे खड़ा होना तुम्हारे प्रॉब्लम है ना। तुम जो सामान्य जीवन है उसको छोड़ के कुछ दूसरे तरीके से बोलोगे तो तुम कैसे दौड़ोगे? तो फ्लैट में क्यों रहते हो? पहला प्रश्न हो। तुमने ऐसा 50 मंजिल का मकान बना लिया और आप बोलते हो मुझे 50 मंजिल वाले मकान में अपने घर में बिजली सोलर से पैदा करना चाहिए। नहीं हो सकता है। सोलर से करना है, हो सकता है। सोलर जहाँ कई जगह उपलब्ध है, जहां उपलब्ध है वहां जाओ। तो अपने एक पैर पे खड़ा हो गए और अब तुमको 40 की रफ्तार से दौड़ना है तो संभव नहीं। तुमने अपने जीवन को इतना कठिन कर लिया, बोलते ऐसा करना है तो पॉसिबल नहीं। सामान्य जीवन जियो तो 100% पूरी कर सकते हैं। और मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में कितनी पैनल लगेगी, कितनी बैटरी लगेगी, बिजली कनेक्शन छोड़ने के लिए वो खुद से हिसाब लगा सकता है। हमारे वेबसाइट पे कैलकुलेटर है, आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। हमारा एक ऐप है, हमारे ऐप पे जाएंगे, एनर्जी स्वराज मूवमेंट एंड यात्रा करके ऐप का नाम है। एनर्जी स्वराज मूवमेंट एंड यात्रा ऐप पे जाएंगे तो वहां पर सोलर का कैलकुलेटर कैसे है, यहाँ पे ऐसा दिखता है और यहाँ पे सोलर का कैलकुलेटर है। देखिए, सोलर कैलकुलेटर पे जाएंगे तो आप खुद भी अपना घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। सोलंकी साहब, जिस देश में आपने ये एनर्जी स्वराज यात्रा जो आरंभ की है, वह देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत के किसानों को क्या संदेश है आपका? भारत के किसानों से मैं इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी ठीक ठाक रहते हो। हर व्यक्ति, मुझे लगता है कि वो शहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर ये देखो कि शहर के व्यक्ति खुश हैं क्या? शहर के व्यक्ति स्वस्थ हैं क्या? शहर के व्यक्ति की चमक बढ़ गई है क्या? और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ये कोशिश छोड़ दो। जो गांव का जीवन हो सकता है वो देखो, उसमें उसी में कितना हम आनंद कर सकते हैं, उसी में कितना हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अध्यात्म को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। वहां जैसी सुविधा हम गांव में कैसे पैदा करें? दूसरा, गांव का किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, वो उदाहरण बन सकता है। भाई हम अपना खाना भोजन तो खुद ही पैदा करते हैं, बिजली खुद पैदा कर क्यों नहीं कर सकते? तो आप कितने स्वतंत्र, आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो प्रकृति बाकी है और प्रकृति की जो रक्षा कर सकता है वो गांव का किसान कर सकता है। जो लोग शहर में जा चुके हैं वो इतने बिगड़ चुके हैं, इतने दूर जा चुके प्रकृति की, तो उनको तो अपने बच्चों को दिखाना पड़ता है कि गेहूं कैसे लगता है, आलू कैसे होता है। बच्चे नहीं जानते, पर ये गांव के लिए ये प्राकृतिक है। तो जो प्राकृतिकपन है अपने जीवन का, उस प्राकृतिकपन को जरूर बचा के रखें, वही बहुमूल्य है। क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, मैं विदेश में रहा हूँ, 5 साल मैंने पीएचडी की है, मैं अभी भी कई सारे सम्मेलन में जाता हूँ, मैं सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम किया है,
आईआईटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो मैं काफी ट्रेवल दुनिया को देखिए, जो लोग छोड़ के शहर गए बिल्कुल खुश नहीं। मैं दिल्ली के मैं बताऊं आपको 30 से 40% लोग इस फिराक में रहते हैं कि कब दिल्ली छोड़ने का मौका मिले, जहां वो पॉल्यूशन की स्थिति होती है। बेचारों के पास, बेचारा मैंने शब्द उपयोग किया है ना, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है चाहे वो छोड़ के जा सके, इतनी दयनीय स्थिति में। मुंबई में आप आके देखो, मेरे एक मित्र आए थे जब 2002 या 2003 की बात है, वो मुंबई आए थे जब मैं उस समय पीएचडी कर रहा था। तो वो जब मुंबई से घूम के गए तो मैंने उनसे पूछा, विदेश बेल्जियम के थे, कैसा लगा आपको मुंबई? तो उन्होंने 2002 में उसकी जो बखान किया था, उन्होंने कहा था मुंबई जीता जागता नरक है, लिविंग हेल है। और देखो आप वहां पे जो बस्तियां हैं, कितनी झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, आप देखें कितनी छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, प्राकृतिक नहीं है। एक तरह से अध्यात्म की भाषा में बोलेंगे वो माया है, माया नगरी भी बोलते हैं मुंबई को। तो जो गांव में प्राकृतिकपन है उसको बचा के रखिए, वही सबसे अमूल्य चीज है। उसी में हम कैसे अपने आप को हमेशा तरोताजा रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं, अपनी जरूरतें सीमित करें और सोलर पे 100% कैसे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक एक तरह का नया आंदोलन चालू होगा जब लोग शहर की तरफ से पलायन करके गांव की तरफ आएंगे। और मैं इस बात को फील कर सकता हूँ कि गड़बड़ है बहुत शहरों में, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देखो मुंबई में बारिश होते ही पानी बढ़ने लगता है, पहली बारिश में बढ़ने लगता है। दिल्ली में ठंड आते ही कितना वायु प्रदूषण होता है। तो ये रहने लायक जगह नहीं है। तो जो लोग शहरों का सपना देखते हैं, वो ये मैंने जितने उदाहरण दिए, यदि उससे कुछ तर्क अपने आप से करें और यदि तर्क उचित है तो उसको अपनाएं, यही कहना चाहूंगा मैं। सोनकी साहब, एक आखिरी सवाल, अपने सोलर एनर्जी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सौर सेल, तो इस सौर सेल को हम लोग कोई परचेज करते समय या उसके रख रखाव मेंटेनेंस, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा कुछ हमें बताएं। सोलर सेल जो धूप को बिजली में कन्वर्ट करता है, और कितना आसान है। देखो हम कोयले से बिजली पैदा करने के लिए क्या क्या करते पता है? विदेशों से कोयला खरीदते हैं, फिर उसको रेलवे और जहाज का उपयोग करके अपने समुद्र तट पे लाते हैं, फिर रेल में भर के पावर प्लांट पे ले जाते हैं, फिर कोयला जलाते हैं, फिर उससे भाप पैदा करते हैं, फिर उससे टरबाइन चलाते हैं, फिर उससे जनरेटर चलाते हैं, फिर बिजली पैदा करते हैं, फिर बड़े बड़े तारों से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन करके उसको नया सब स्टेशन बनाते हैं, फिर और अगले जाके सब स्टेशन बनाते हैं, फिर सब स्टेशन 6-7 सब स्टेशन पे गुजर के फिर बिजली पहुंचती है। कितना तामझाम करते हैं। जबकि सोलर पैनल क्या है, जहां पे आप पैनल रख दिया वहीं बिजली पैदा हो गई। कितना आसान काम है ना? तो मैं अपने छात्रों में जब आईआईटी में पढ़ाता था तो अपने स्टूडेंट से पूछता था कि यदि दूसरे ग्रह के प्राणी आए धरती पर और मनुष्यों को देखें कि मनुष्य किस तरह से बिजली पैदा कर रहे हैं, इतना तामझाम लगा के कर रहे हैं, तो क्या सोचेंगे मनुष्य के बारे में? क्या सोचेंगे? गधे हैं करके ऐसा सोचेंगे, इतना तामझाम? जबकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि अपने छत पे बिजली पैदा हो सकती है, इतना तामझाम क्यों करना है? तो इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी, उसमें एक जो टेक्नोलॉजी सिलिकॉन टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन सेल पे जो है वो बहुत रोबस्ट टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो बहुत विकसित हो चुकी है ना? तो चूंकि बहुत विकसित हो चुकी है तो सिलिकॉन आधार पे जो पैनल खरीदेंगे तो उसमें हम भरोसा कर सकते हैं अच्छा ही होगा। 20 से 25 साल उसकी लाइफ होती है। और यदि हमने उसको ठीक से किया, जो आपका इंजीनियर है वो ठीक से आपने क्या क्या जरूरत होगी भविष्य को देखते वो बता दिया, तो सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं और वो लंबे समय तक आपको बिल्कुल अपनी बिजली खुद पैदा करके देगा और आपको उस पर गर्व होना चाहिए। मैंने जो बताया स्कूल में, मैंने बताया था ना कि 10 साल पहले बनाया था बिजली कनेक्शन, मुझे बड़ा गर्व होता है, उसके कारण पॉल्यूशन नहीं हुआ। वैसे हम सब गर्व का हिस्सा बने, हमें गर्व हो, हम बिजली कनेक्शन छोड़ें, यही हमारा मिशन है। सरेंडर करना, बिजली कनेक्शन छोड़ना ही हमारा मिशन। तो बिजली कनेक्शन छोड़े, आत्मनिर्भर बने और तब हम जाके हमारे आने वाले बच्चों के लिए एक रहने लायक पृथ्वी छोड़ के जाएंगे जहाँ पे सुकून से रहा जा सके। वरना आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या करना है, इंश्योरेंस करवाते रहते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी का करा लो, फसल का करा लो, घर का करा लो, इसका करा लो, इंश्योरेंस नहीं है तो वो आदमी वैसे ही घबरा जाए। यही जीवन दिया हमने हमारे बच्चों को, इंश्योरेंस वाला। हाँ, और आजकल तो ऐसे नई नई बीमारियां थी, उसका इंश्योरेंस भी होता नहीं था नहीं, पर कोरोना का इंश्योरेंस नहीं था। तो ये जीवन अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं अच्छा हो सकता।
तो हमारे बच्चों के लिए रहने लायक धरती छोड़ के जाएं, उसके लिए कुछ करें और मजे से करें और खुश होके करें और स्माइल के साथ करें। गीता में लिखा है ना कि हर चीज के पीछे, हर कर्म के पीछे मनुष्य का एक ही उद्देश्य होता है, क्या? सुख पाना, आनंद पाना, इससे अलावा दूसरा उद्देश्य हो नहीं सकता। तो यदि हम इतना विज्ञान डेवलप होने के बाद भी, इतनी सुख सुविधा होने के बाद भी यदि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, नहीं? बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। तो अभी मुझे लगता है जैन जी के जो आधुनिक मनुष्य है वो तो ना घर का है ना घाट का बेचारा, खुश तो हुआ ही नहीं, हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट तो रही नहीं, और जाके इतनी समस्या और खड़ी कर ली। पॉल्यूशन की समस्या, तो जलवायु परिवर्तन की समस्या, तो वायरस की समस्या, तो आतंकवाद की समस्या और खड़ी कर ली। तो बेचारा आधुनिक मनुष्य न तो घर का बचा न घाट का बचा, न इधर का न उधर का, नहीं। तो हम जितने जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उतने ही जल्दी हम सब प्रयास करने में जुट जाएंगे। और मनुष्य के पास वो क्षमता है ना, हमारा वो गीत है, मनुष्य तू बड़ा महान है ना। तो यदि मनुष्य समझ जाए इस बात को और हम सब लोग मिलके हमारी जो मनुष्यता है, हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, उसको यदि हम सही दिशा में लगाएंगे तो एक बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं, एक बहुत सुंदर प्रकृति के साथ में, प्रकृति का उपयोग करके नहीं, प्रकृति के साथ में जी सकते हैं और अपने आने वाले बच्चों के लिए जैसी पृथ्वी हमको मिली थी वैसी पृथ्वी छोड़ के जा सकते हैं। मुल्की साहब, मेरी आवाज़ सुनो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो टॉक सेशन जो रहा है, आपकी स्पीच बिल्कुल सर एक आध्यात्मिक और एक हाईटेक दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है। मैं सोचता हूँ ये रूरल एरिया में आपकी जो आज इतनी बातें बताई है, ये लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं सर, मेरी आवाज़ सुनो चैनल के माध्यम से आप आगे भी लोगों को इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपने चर्चा करने का। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कहा उसमें से यदि एक भी व्यक्ति परिवर्तित हो गया तो आपके साथ जो मैंने समय बिताया वो सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।